वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपका जो चल रहा है साइंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपका एनसीईआरटी का साइंस होने वाला है। ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। तो ये आज ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले क्लास 6 का ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर दिया गया था, तो अगर क्या आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही जल्द दोस्तों आपका शिक्षक बहाली होने वाला है। तो इसमें एक बेहतरीन तरीका से मैं ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ताकि यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अब जैसे ही यहाँ पे क्लास 6 का जब नोट खोलते हैं आप, जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एनसीईआरटी का दोस्तों जब पढ़ते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर यहाँ पे 18 चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो हम मैं एक एक करके सारे चीज़ों को यहाँ पे क्लास से जो आप देख रहे हैं क्लास 7 का, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सारा कुछ मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपके लिए यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है। ये सारा को नोट्स बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगे हैं हमको। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो को बस लाइक कर दें, और अपने दोस्त के पास जो भी ये चीज़ को तैयारी कर रहे हैं उसके पास भी ये चीज़ को शेयर कर दें। ठीक है, बस और कुछ नहीं हमको चाहिए। तो एक वीडियो में हम क्लास 7 का यहाँ पर टोटल का टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं कि जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक एक करके चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आपके बुक्स जब में दिया गया है। यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप एससीईआरटी लिखकर एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड अपने स्कूल में भी जो खास करके मतलब बिहार बोर्ड के जो स्कूल हैं वहाँ पे एनसीईआरटी ही साइंस का पढ़ाया जाता है। भारत के सभी स्कूलों में जो साइंस के पुस्तक होती है, बुक होती है, वो एनसीईआरटी ही चलती है। तो याद रखिए, अगर कि इसमें आपको कोई बोल रहा है कि एससीईआरटी है या कुछ ऐसा है, तो एससीईआरटी नहीं है, वो एनसीईआरटी ही है। ठीक है, पहला चैप्टर अगर क्लास 7 में आते हैं जिसका नाम है जल और जंगल, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका परीक्षा के दृष्टि से दिया गया है इस बुक में। जैसे ही पहला चैप्टर का पहला पॉइंट आते हैं, जिसका जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो जल दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाए। ठीक है, पृथ्वी के रिक्त स्थानों पर नीचे जिस स्थान पर जल उपस्थित होता है उसे भौम जल बोलते हैं। भौम जल का मतलब सीधी शब्दों में याद रखें, भूमि का जल। क्या होगा, जिससे ट्यूबवेल अगर डाला होगा, अगर कि आप आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी लोग आने वाले शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूं, जो कि आपका एग्जाम को क्रैक कराने का साहस रखता है। इसमें इस कंटेंट को बनाने से पहले मैंने बहुत ही रिसर्च किए हैं। जो पिछले आपका एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ है, उसी के आधारित पर मैंने ये बनाए हैं। जैसे कि इसमें क्या कुछ रहने वाले ये सिलेक्शन किट में, तो आपका जो भी है बिहार एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक दोनों का मिक्स में मैंने क्लास 6 to 10 का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपका समरी रेडी कर दिया गया है। जो आप यहाँ पे ये जो समरी देख रहे हैं इसी का एक हिस्सा है। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बार बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अगला इस कंटेंट में आपको मिलने वाला है कि बीपीएससी में जो भी आज तक परीक्षा हुए हैं उसका जितने भी क्वेश्चन है, लगभग सारे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा कि आप प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा वहां पे स्कोर बना सकते हैं। साथ में ही 1000 प्लस जो कि आपका टीआरई एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका भी हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एक प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे अच्छे से एनालिसिस मिल सकता है। उसके बाद मैथ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उसका मैथ का सोल्यूशन दे देंगे। और एग्जाम से पहले जो कि 500 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर का मैं सीट देता हूं, जैसे कि टीआरई 1 में भी दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मतलब मैक्सिमम सवाल इसमें से ही देखने को मिल जाता है। तो जो भी लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये परचेज करना चाहिए, तो दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जहाँ पे नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद मात्र आप इतना पे करके 299 रुपए ये सारा आप दोस्तों सिलेक्शन किट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन साबित होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर में। अगला कंटेंट देख लेते हैं क्या है। आपके घर में होगा तो आपको पता होगा कि
एक सतह पर जाने के बाद यहाँ पे पानी मिल जाता है, उसी को, इस स्तर को भौम जल बोलते हैं इस पानी को, और इसका जो स्तर है उसको भौम जल स्तर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आता है कि भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः स्पंदन कहते हैं। ठीक है, जो बारिश के पानी जैसे पृथ्वी पर पड़ती है और धीरे धीरे वो अंदर की ओर रिसते चली जाती है, उस चीज को अंतः स्पंदन कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल जो संचित हो जाता है उसे जलभर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों ने तीन चीज देखा। पृथ्वी की ये सतह हो गया, इसके नीचे ये पानी का जो पानी जो उपस्थित है दो लेयरों के बीच में, इसको बोलते हैं भौम जल। ठीक है, जो बताया मैंने। और जो ये स्तर है यहाँ पे, जिस स्तर पर ये मिलता है उसको बोलते हैं भौम जल स्तर। ठीक है, उसके बाद आता है अंतःस्पंदन। बारिश के पानी जिससे जैसे पृथ्वी में रिसने लगती है उसको अंतः स्पंदन बोलते हैं। तथा दो परतों के बीच, ये परत और ये परत के बीच में जो चीज होते हैं उसको जलभर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है यहाँ पे, जैसे कि दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग का स्क्रीन पर, कुछ उद्यान का नाम दिया गया है जो कि बिहार से रिलेटेड है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वाल्मीकि जो उद्यान है बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। बरेला अभ्यारण्य जो है वो वैशाली में है। ठीक है, भीम बांध अभ्यारण्य जो है वो मुंगेर में स्थित है। गौतम बुद्ध जो अभ्यारण्य है वो गया में स्थित है। जो कैमूर अभ्यारण्य है वो रोहतास में स्थित है। ठीक है, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, यानी कि पीडीएफ मतलब हम बोले तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, हम इस वीडियो का केवल बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी का दो है यहाँ पे, साइंस का पीडीएफ चाहिए होगा, मात्र 199 रुपये में इसको ले सकते हैं, इस पीडीएफ को जो वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे आता है, आपका दिया गया है कि हिमालयी क्षेत्रों में चीड़ और देवदार का पेड़ पाया जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर ने बताया था कि जो हिमालयी क्षेत्र होता है उसमें शंक्वाकार तरीका का वहाँ पे वृक्ष मिलता है। ये जो पीडीएफ लेने के लिए यहाँ पे नंबर मैं लिख देता हूँ, 9176 800, ठीक है, 3 4 और 5, ये नंबर है। इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा, बोलिएगा कि हमको यहाँ पे ये नोट्स चाहिए इस बुक साइंस का, तो वहाँ पे ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको इस ये पे अमाउंट पे करने के बाद, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर से मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, 9176 800। ठीक है, यहाँ पे 3 4 और 5 ये नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पे चंपारण। चंपारण में पाया जाता है, जो बिहार का एक जिला है, चौड़े पत्ते वाले साल सागवान के पेड़ मिलता है बिहार के चंपारण में। खाद्य श्रृंखला जो होती है, घास होती है, कीट होती है, मेढक होती है, सांप होता है, गरुड़। घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को गरुड़ खाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपके बुक में दिया गया है कि मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमरस, जंगल के मिट्टी के ऊपरी परत में अधिकता होती है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए, ये थोड़ा टफ वर्ड हो गया। जो यहाँ पे ये भूमि है, भूमि के ऊपर में यहाँ पे मिट्टी जमी होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें ह्यूमरस की मात्रा ज़्यादा होती है। खास करके ये चीज़ होती है जंगलों में। ठीक है, जंगल में, क्योंकि पेड़ पौधे वहाँ पे होते हैं, सूखे पेड़ पौधे के जो पत्तियाँ होती हैं पृथ्वी पर डायरेक्ट गिरती है, और यहाँ पे दोनों आपस में अपघटन की क्रिया करके ये जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे ये ह्यूमरस की मात्रा अधिकता हो जाता है। सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं, ये सबको पता होगा। जो छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु, केंचुआ वगैरह देखते हैं वो सब अपघटक है, यानी कि कोई भी चीज़ को मिट्टी में मिला देते हैं। समझ लीजिए डायरेक्ट से कि ऐसा कोई भी चीज़, कोई भी छोटा छोटा चीज़ जो मतलब जैसे मान के चलिए क्या होता है, लकड़ी में दियाँ लग जाता है, आपको पता होगा, तो वो भी एक तरह का अपघटक हुआ। अगला आता है अपघटन, एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे ही क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 से बस उतना ही पॉइंट दिया गया था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 2, जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। ठीक है, हमिंग बर्ड, जिसे मरमर पक्षी बोलते हैं या सन बर्ड भी बोलते हैं, अपनी पतली चोंच से फूलों का रस चूसती है। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा, वह कौन सा पक्षी है जो चोंच से अपना फूलों का रस चूसती है, तो याद रखिएगा वो है हमिंग बर्ड। जीवन में 2 सेट दांत जो होते हैं
उगते हैं, आपको पता होगा। एक दूध का दांत जो बोलते हैं और एक जो जीवन भर चलता है दांत। तो 8 वर्ष तक पहले का दांत होता है और 8 साल के बाद दूसरा सेट का दांत वहाँ पे उगता है आपका। दांतों के जो ऊपरी परत होती है दोस्त, उसको इनेमल बोलते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है तथा यह कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण एवं प्रोटीन से बना होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो वो है इनेमल, ठीक है, जो कि दांत का ऊपरी परत होता है, जिसमें जो है कैल्शियम एनेमेलिन से बना होता है ये चीज़। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। भोजन का पाचन लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज से स्टार्ट होती है। सवाल पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा वहाँ पे मारना है, मुख से स्टार्ट हो जाता है भोजन के पाचन, जिसमें लार में जो ये एमाइलेज एंजाइम होता है, इसी की उपस्थिति में वहाँ से पाचन स्टार्ट होता है, ठीक है। जो स्टार्च मंड को शर्करा में बदलता है, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 2 मीटर लंबा होती है, ये चीज़ ये भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे निकल कर आता है कि जो यकृत होता है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, जिसमें पीतरस स्रावित करता है। ये पूछा जाता है बहुत बार सवाल, ठीक है, कि पीत रस किससे स्रावित होता है। इतना बार ये सवाल पूछा गया है ना कि क्या ही कहें। तो जो यहाँ पे पीत रस है आपका, वो जो स्राव होता है वो स्राव होता है यकृत से, जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक। अब यहाँ पे आता है छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है प्रोटीन में जो होता है अमीनो अम्ल पाया जाता है। छोटी आंत में ही ये सब चीज़ पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर ग्लूकोज में बदलता है। जो छोटी आंत है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। ये काम है छोटी आंत का, ठीक। दांतों के आकार और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार है। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे ये फिगर बनाया गया है कि मनुष्य के दांत अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं। देखिए ये जो 3 दांत, लास्ट के जो 3 दांत आपको नजर आ रहे हैं उसको चौवर्णक बोलते हैं, ठीक। और जो उसके बाद वाला यहाँ पे दांत, जैसे कि फिगर में देख रहे होंगे, मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं ये आपको बताता। इसको बोलते हैं अग्रचरणवक, ठीक है, यानी कि जो सबसे पिछला है उससे आगे वाला दांत, और जो उससे थोड़ा सा पीछे होते हैं, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, उसको यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। और उसके बाद जो ऊपर में दिया गया है, जो अपने हाथ से अगर के चेक कीजिएगा तो लंबा वाला जो होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे रदनक। और बाकी जो सबसे आगे जो 2 चीज़ वाला होता है उसको कृदंत बोलते हैं। तो जो सबसे आगे वाला चीज़ होता है वो क्या चीज़, अमरूद वगैरह काटने के लिए या कोई चीज़ दांत काटने के लिए यूज करते हैं। तो काटने के लिए जब यूज किया जाता है तो कृदंत का किया जाता है। जो फाड़ने के लिए काम किया जाएगा वो, तो वो आपका यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए, काटने के लिए जो काम किया जाएगा वो कृदंत से किया जाएगा। फाड़ने के लिए जो काम किया जाएगा, जैसे अगर कि आप मांस मछली वगैरह खाते होंगे तो जो यहाँ पे कैनाइन वाला होगा, सबसे चोक वाला दांत होगा, उसी का आप लोग यूज करते होंगे, तो वो यहाँ पे रदनक होता है, जिसको बोलते हैं कैनिन्स। ये भी याद रखिएगा। जो अग्रचर्णवक और चर्णवक होते हैं, अग्रचर्णवक को क्या बोलते हैं, पेरीमोलर, और चर्णवक यानी कि जो सबसे लास्ट में दिया गया है चबाने पीसने के लिए जिसमें काम आता है, उसको मोलर बोलते हैं। यह पीसने और चबाने का काम आता है, ठीक है। उसके बाद वाला जो चीज़ है वो भी पीसने और चबाने का काम आता है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है आपका यहाँ पे एक एक पॉइंट करके बहुत ही बेहतरीन तरीका से बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताऊंगा। अगर कि आप, हम बोल रहे हैं ना, 1000 रुपये भी किसी भी पैड कोचिंग में दे दीजिएगा ना, तो ये चीज़ नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूँ। उन लोग आएगा, बोर्ड चमकाएगा और एक ही चीज़ को 4 बार बताएगा और निकल जाएगा। जो चीज़ बताने वाला काम है 10 मिनट, वो आपको लेकर जाएगा 40 मिनट, बस अपना दिखाने के चक्कर में कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। इसीलिए आप बेहतरीन जगह पढ़िए, एक जगह ऐसा जगह पढ़िए जहाँ पे कम समय में ज़्यादा चीज़ मिली। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, समझिए कि अगर ये वीडियो हो सकता है लंबाई इसका 1 घंटे को हो जाए, तो 1 घंटे में आपका क्लास 7 का टोटल चैप्टर कवर कर लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसी तरीका से आप कम समय में, आपका देखिए एग्जाम का लगभग बचा हुआ है जो 1 महीना समय है, तो 1 महीना आपको स्मार्टली यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल है। ये सबको पता है ये चीज़ों को।
जब हम खाते हैं तो वो अंतःग्रहण होता है, जब उसका पाचन होता है तो पाचन हो गया, जब पाचन करने के बाद जो भी उसमें से पौष्टिक हमारे ब्लड में मिलता है उसको अवशोषण होता है, और फिर उसको जो यूज करता है वो अवशोषित चीज़ को उसको स्वांगीकरण बोलते हैं, और जो मल मूत्र के अनुसार बाहर निकल जाता है उसको निष्कासन बोलते हैं। तो ये चीज़ पोषण के अंतर्गत होता है, आप लोग समझ गए। अगला यहाँ पे आता है आपका पॉइंट कि भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है। लास्ट क्रिया जहाँ पे जाता है छोटी आंत में, जिसमें यकृत, अग्न्याशय तथा छोटी आंत से स्रावित पाचन रस सहायता करता है पाचन में। ठीक है, छोटी आंत में क्या क्या होता है, जिसमें यकृत, अग्न्याशय और छोटी आंत से जो स्रावित होता है पाचक रस, उसको वहाँ पे पचाने में सहायता करता है, समझ गए होंगे। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ये भी 2-3 पॉइंट यहाँ पे दिया गया। पूछा जाता है कि पाचन क्रिया में जल और लवणों का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है, तो बड़ी आंत के द्वारा। ठीक है, जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमेटिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा रूमेटिन, रूमिनेंट लिखा गया है या रूमेटिन होता है ये, रूमेटिन। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कि जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलते हैं तथा रूमेन में भंडारित करते हैं। आपको अगर कि आप गांव से होंगे बिलोंग करते हुए तो देखे होंगे जो पशु पक्षी होते हैं, सॉरी पक्षी मैं बोल दिया, जो पशु होते हैं गाय बैल भैंस हो गए, वो बहुत तेजी से खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद कुछ देर बाद बैठ कर आराम से अपने मुंह को चलाते रहते हैं, जिसको जुगाली बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी वो चीज़ खाना खाए होते हैं ना, वो वापस से मुंह में लाकर चबाकर फिर से अंदर लेकर जाते हैं। और ये जो स्टार्टिंग में जो खाना भंडारित होता है वो रूमेन में भंडारित होता है, जो कि उसका पेट का ही भाग होता है रूमेन, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि सेल्यूलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पता होगा आपको। अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जिसमें 1 सेल्स पाए जाते हैं। इसके बाद पचा हुआ भोजन, यानी कि इसके बारे में हम बात करें, इसके बाद पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है तथा स्वांगीकरण होता है। श्वसन के क्रम में ग्लूकोज का विघटन होता है और ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ये परिवर्तित होता है। बिना पचा हुआ भोजन कहाँ पे जाता है, बड़ी आंत में जाता है। पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, और उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। अगर हमको कभी टाइम मिला या कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपको पाचक तंत्र का भी पढ़ाऊँगा, उसमें पूरा बॉडी का हम हिस्सा बताएंगे आपको कि कौन सा बॉडी का अंग किस में काम करता है आपका। ठीक है, तो खैर आपका बीपीएससी के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी आपको विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा पास होने की ज़रूरत है, बाकी आप बाद में विद्वान आप बन जाइएगा। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर लंबी होती है, याद रखिएगा। पूछा जाता है सवाल, बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है, छोटी आंत का लंबाई कितना होता है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों कि जो अपचित भोजन होता है जल और लवण का अवशोषण करता है। ऊपर में भी मैंने बताया जल और लवण का अवशोषण कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है। मानव शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ऊष्मा। अब इस चैप्टर से जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। एक पॉइंट तो वहाँ पे देख लिए। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे कि 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंकित होता है। जैसे कि ऊपर में बताएं कि जो शरीर का तापमान मापता है वो थर्मामीटर मापता है। ठीक, जो ये थर्मामीटर कितना तापमान माप सकता है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। जो अगर के डिग्री सेल्सियस में देखिएगा तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। अगला पॉइंट निकल के आता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 37 डिग्री या होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री, सॉरी 8 मैंने बोल दिया, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये सवाल तो मतलब हजारों दफ़ा पूछा गया है कि मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि प्रयोगशाला थर्मामीटर, जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है दोस्तों, जो लेबोरेटरी में यूज करता जाता है, उसका जो होता है रीडिंग, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक का वो तापमान को वहाँ पे माप सकता है। ठीक,
अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आता है ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा के बारे में यहाँ पे हमको अब पढ़ना है थोड़ा सा। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, यानी उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अगर देखिए इसको अगर ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या टेक्निकल लिखा गया है, तो आपने तावा देखा होगा, तावा जिस पर रोटी आप लोग बनाते होंगे, तावा जब स्टोव आप चढ़ाते हैं तो पूरा हीट हो जाता है, ठीक है। और जैसे हम उसको स्टोव से उठा कर कहीं बाहर में रख देते हैं तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। इसका क्या कारण है कि जो उसमें मतलब गर्म ऊष्मा है, यानी कि जो गर्मी के रूप में उसका ऊष्मा है वो ठंडे की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। यही ऊष्मा का नियम है, समझिए कि जो उच्च ताप वाली वस्तु है वो निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होगी, ठीक है। जो भी चीज़ गर्म है वो मतलब ठंडा जहाँ पे चीज़ है वहाँ पे भरने के लिए चीज़ दौड़ेगी वहाँ पे, यही ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए जो चालन प्रक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, जैसे ठोस लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। आपको पता होगा जो लोहार है, लोहार छोड़िए ना, कोई बात नहीं, लोहार को हटाते हैं। भट्टी में अगर कि आप एक तार को एक सिरे पे यहाँ पे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ये भी सिरा यहाँ पे गर्म होने लगता है। ये मेन जो कारण होता है दोस्तों वो चालन के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से स्थानांतरण होती है, आप लोग समझ गए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊष्मा स्थानांतरण में बताया कि जो उच्च ताप वाली वस्तु है ऊष्मा जो होती है निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे जब गर्म होगा तो धीरे धीरे ऊष्मा ठंडे वाले स्थान को भी गर्म कर देगा है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं अगला, मतलब क्या दिया गया है आपका। कुचालक मतलब क्या होता है, ऊष्मारोधी, ठीक है, कि मतलब उससे गर्मी नहीं है। जैसे जो लकड़ी होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक। तो ऊष्मा का कुचालक मतलब क्या हम समझे कि इस पे चालन का क्रिया प्रारंभ नहीं होगी, इस पे चालन जो है ये लागू नहीं होता है, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अगला पॉइंट आता है आपका कि जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं, फिर इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, जल और जो वायु है ऊष्मा के कुचालक हैं, फिर भी इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो मैं कब आगे चल के बताऊंगा ये चीज़। समोहन के क्रिया से दोस्तों समुद्री समीर और थल समीर बनते हैं। समुद्री समीर क्या होता है और थल समीर क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से लास्ट वीडियो में हमने बताए थे, जब TRE 1 में मैं पढ़ा रहा था। तो इसके बारे में जानना हो तो वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर इसी की ओर हम बताने लगे तो। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि चालन एवं संवहन क्रिया के माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये इसमें बात हो रहा है समुद्री समीर और थल समीर में चालन और संवहन की क्रिया वहाँ पे जरूरत पड़ती है। एक आती है विकिरण क्रिया। विकिरण क्रिया क्या होती है कि बिना डायरेक्ट रूप से किसी चीज़ को प्रवाहित हुए ऊष्मा का स्थानांतरण होना, ये विकिरण होती है। जैसे कि देख लीजिए विकिरण प्रकाश के किरणों के द्वारा होती है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का आना विकिरण का मतलब उदाहरण है। जैसे कि पता होगा कि सूर्य चमक रहा है यहाँ पे, हमारा सूर्य भगवान जी यहाँ पे हैं, ठीक है, और नीचे यहाँ पे पृथ्वी है, तो फिर भी देखिएगा कि गर्मी के दिनों में ये जो सरफेस होती है बहुत हीट हो जाती है। तो ये जो यहाँ से ऊष्मा इस पृथ्वी में बीच में आया, इसका जिस कारण से आता है वो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ये विकिरण है, ठीक। विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा ये होता है, सवाल पूछा जाता है आपसे। अगला आता है कि सर्दियों में गहरा या मोटी रंग के वस्त्र पहना जाता है, जबकि सर्दियों में सफ़ेद और हल्के रंग का वस्त्र पहना जाता है। मेन कारण है ऊष्मा का यहाँ पे स्थानांतरण, बस ये चीज़ याद रखिएगा। अभी जैसा कि ठंडी के टाइम चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जितना भी मोटा कपड़ा हो या गहरा कपड़ा हो उसको पहना कीजिए। अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गति और समय। तो गति और समय में हम देख लेंगे क्या कुछ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे
दिया गया है मित्रों। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अगर के यहाँ पे देखिएगा गति एवं ऊष्मा में कि आवर्त काल दिया गया। आवर्त काल क्या है, ये इजी मतलब आसान चीज़ है, समझ जाइएगा। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्त काल कहते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे झूला लगाए हैं, बीच में हम झूला लगा दिए, तो झूला एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, तो जो टाइम यहाँ से जाने और यहाँ पे आने में लग रहा है, एक दोलन काल यहाँ से जाना और आना दोनों होता है, याद रखिएगा। केवल जाना ही नहीं, जाकर यहाँ पे आना भी है, उसको उसको दोलन काल बोलेंगे या आवर्त काल बोलेंगे। समरूप एक समान गति क्या होती है, एक समान समरूप गति पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वो होता है समरूप, एक समरूप समान गति। ठीक, बस यही चैप्टर में था। ये बच्चा क्लास वाला है ना अभी, तो इसमें आपको उतना पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 आता है, ठीक, जिसका नाम है पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं। पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन में खाने का जो सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये VVI है, बहुत बार पूछा जाता है कि खाने का सोडा क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। ये जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट होगा या सोडियम कार्बोनेट होता है, तो याद रखिएगा बाई मतलब बाई और खाई, बाई है तो खाई, खाई मतलब खाना खाएगा वो, तो खाने का सोडा क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की जो खोज हुआ था 1630 ईस्वी में जॉन हेलमंड के द्वारा खोज किया गया था चूने का पानी का। समझ गए आप लोग, आगे चलते हैं अगला पॉइंट पे। जोसेफ ब्लैक ने बताया कि जीवों में श्वसन की क्रिया तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये दोनों डायरेक्ट याद रखिएगा यहाँ पे कि जो किण्वन की प्रक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ऑक्सीजन की खोज 1771 में प्रिस्टले ने किया था, याद रखिएगा ये चीज़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ से आपका अगला पॉइंट दिया गया है CuSO4, जिसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, इसी को तुतिया बोलते हैं। पूछा जाता है आपसे सवाल में, बहुत बार रेलवे और SSC के सवाल में पूछा जा चुका है कि तुतिया का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि तुतिया का रासायनिक नाम क्या है। तुतिया का जो रासायनिक नाम है मैं नहीं बताने वाला, मैं अगला है यहाँ पे कि औक्षेप। औक्षेप क्या होता है कि जब दो विलयन को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, उस पदार्थ को औक्षेप बोलते हैं तथा उस प्रक्रिया को अवक्षेपण बोलते हैं। समझ लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे कोई गिलास लें, इसमें दो चीज़ यहाँ पे आप मिला दिए, तो दो चीज़ मिलाने के बाद तीसरा चीज़ प्राप्त होगा, जो तीसरा चीज़ प्राप्त हुआ वो अवक्षेप हुआ। अब ये जो क्रिया किए आप लोग, ये अवक्षेपण हो गया। ठीक, समझ गए होंगे। यहाँ पे और पॉइंट आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कल भी मैंने बताया था कि क्लास 6 में भी, कि जो अपना पूर्ववत अवस्था में लौट कर नहीं आए, यानी कि पूर्ववत यहाँ पे अवस्था में नहीं आए, तो वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे में कागज़ का जलना, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, वो हो गया नए पदार्थ। मतलब कि वो चीज़ अपना स्थिति में नहीं आएगा, दोबारा कोई और स्थिति में चला गया। अगला पॉइंट दिया गया है कि लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रिया के दल को बढ़ा देता है, जिसमें नमकीन जल आता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील जो होता है मित्रों, वो आयरन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज का मिश्रण होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होने वाला है, तो चैप्टर नंबर 6 में देख लेते हैं क्या कुछ आपका मोस्ट पॉइंट दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 में जैसे ही आइएगा, उसका नाम है यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के दोस्तों कि पौधों में पोषण। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है दिया गया कि पत्तियों का हरा रंग
क्लोरोफिल के कारण होता है, सबको पता है। पौधे के वृद्धि में जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किसने बोला था? जॉन बैप्टिस्ट हेलमोंट ने बोला था, जो कि ऊपर में हम बताएं अभी। अगला पॉइंट है कि पीले धब्बे वाली पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता है। कुछ पत्तियां देखे होंगे कि पीला हो जाता है, येलो टाइप का वो हो जाता है, तो जो येलो टाइप होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अरे क्लोरोफिल पाया जाता तो वो पहली बात तो हरा रहता, येलो नहीं रहता। अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। विषमपोषी जीव क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, अब यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं। जो यहाँ पे विषमपोषी जीव होते हैं अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। देखिए, जो चीज़ एक होता है स्वपोषी। स्वपोषी क्या हुआ? जो खुद से खाना बनाते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप खुद से खाना बनाते हैं तो आप स्वपोषी हो गए। अगर क्या आप अपने मम्मी पर आश्रित है कि मम्मी खाना बना के लाएगी, बहन खाना बना के लाएगी, तो समझ जाइए बबुआ कि आप यहाँ पे हो गए विषमपोषी, दूसरे पर आश्रित है। जैसे कि अमर बेल का जो पौधा होता है वो विषमपोषी होता है, इसमें न ही पत्तियाँ होती है न ही क्लोरोफिल होता है अमर बेल के। ये दूसरे पौधे से ही अपना खाना चुराता है और अपना आश्रय करता है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है परजीवी। परजीवी क्या होता है? जो पौधा अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है वो होता है परजीवी। ठीक। परपोषी क्या होता है? जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। ठीक। यहाँ पे परजीवी और परपोषी में दोनों मतलब दोस्तों इंटरलिंक है आपस में। परजीवी जो होता है जैसे मान चलिए ये एक पौधा हो गया और ये एक पेड़ का पौधा हो गया, ये पौधा इस पे आश्रित है, इसको चीज बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इसको परजीवी बोलेंगे, कि जो उससे खाना बना मतलब बनल बनावल ले रहा है, ये हो गया परजीवी। और इस जो पौधे का ये पोषण कर रहा है उसको परपोषी पोषण बोलते हैं, याद रखिएगा यहाँ चीज़ों ये दोनों को। ठीक। आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि घटपर्णी पौधा जंतुओं का भक्षण करती है। ठीक। जैसे कि वीनस फ्लाई, ट्रेंस और संड्यू। ये याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा वीनस फ्लाई ट्रेप किस प्रकार का पक्षी है, तो वो एक भक्षण पक्षी है, कीट घटपर्णी पौधा का है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आपका आता है कि मृतोपजीवो क्या होता है। मृतोपजीवी होता है दोस्तों, ये मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जो पाचक तत्वों को विलयन में बदल देता है तथा पोषक तत्व विलयन के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है। ऐसे पोषक को मृतजीवी पोषण तथा ऐसे पौधे को मृतजीवी कहते हैं। समझ गए होंगे। जैसे हो गया कुकुरमुत्ता, आपसे पूछेगा कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा कुकुरमुत्ता जो है मृतोपजीवी का ये उदाहरण है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है कि कवक के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो कवक के कारण जो बीमारी होती है वो खुजली होती है, दिनाय होती है और सिवली होती है। ये चीज होता है दोस्त। ठीक। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि आलू का झुलसा रोग, धान की पत्तियों का चित्तीदार होना, ये कवक के कारण होता है। तो कवक से होने वाले रोग पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, तो ये VVI है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल के आता है कि सहजीवी क्या होता है। जब दो जीव अथवा पौधा अपना भोजन और आवास मतलब आपस में बांटते हैं, उसको हम सहजीविता बोलते हैं, यानी कि दोनों को लाभ हो रहा है। जैसे लाइकेन और शैवाल जो है सहजीविता का ही उदाहरण है। अगला आता है आपका यहाँ पे राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है, ये चीज़ याद होना चाहिए आपको। अब यहाँ से क्लास 6 आपका समाप्त होता है और स्टार्ट होता है क्लास 7। क्लास 7 का नाम है हवा, आंधी और तूफान। तो देख लेते हैं कि आंधी में आप उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं इस चैप्टर के। तो अगला पॉइंट जैसे ही देखिएगा क्लास 7 में दिया गया है, व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, मानसूनी हवाएं क्या होती हैं, और एक तीसरा पॉइंट दिया गया है जो चक्रवात क्या होती है। भूमध्य रेखा पर वायु अत्यधिक ऊष्मा मिलने के कारण गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, परिणाम स्वरूप
भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी के क्षेत्रों से ठंडी हवाएं भूमध्य क्षेत्र की ओर चलने लगती है। ठीक है, यह स्थिति ध्रुव से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में लागू होती है, जहां ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्र की ओर होता है, व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। हम जानते हैं कि इसको आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक, मैं समझाता हूँ। ये हो गया पृथ्वी का सतह, इक्वेटर जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा पर। आपको पता है भूमध्य रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश है मित्रों, यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ का जो हवा होती है वो उठने लगती है ऊपर की ओर। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो जैसे ही यहाँ पे उच्च ताप होता है तो ये निम्न ताप की ओर बढ़ने लगती है। और आपको पता है जब ये इक्वेटर है और ये पृथ्वी है, तो आपका जो यहाँ पे फिर से बताता हूँ, ये अगर के पृथ्वी है और कि ये इक्वेटर है, यहाँ से जब हवा उठने लगेगी तो ये ध्रुवीय प्रदेशों में जाने लगेगी। जैसे दक्षिणी ध्रुव हो गया और उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने लगता है, जिससे उधर की हवाएं इधर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। इसी हवाएं को बोलते हैं व्यापारिक हवाएं। समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो क्रिया होती है भूमध्य रेखा से 0 से 30 डिग्री के बीच होती है। याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि जो व्यापारिक हवाएं हैं कहाँ पे चलती हैं। जो ठंडा का क्षेत्र होता है 0 से 30 डिग्री होता है, और ये जो स्थिति लागू होता है 0 से ध्रुव से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में लागू होता है। ये दोनों चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है मानसूनी हवाएं। उत्तर भारत के मैदानी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्री जल की अपेक्षा अत्यधिक गर्म होने के कारण हवा समुद्री से उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है तथा साथ में जलवाष्प भी लाती है, जिससे वर्षा होती है। इसको मानसूनी वर्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मानसूनी वर्षा, अभी देखिए सारा जो खेल हो रहा है ऊष्मा का जो स्थानांतरण है ना, उसी लॉ पे यहाँ पे हो रहा है। आपको पता होगा कि जो नॉर्थ इंडिया है उधर समुंदर नहीं है, तो नॉर्थ इंडिया में समुंदर नहीं और रेगिस्तान में भी समुंदर, रेगिस्तान होने के कारण जो सूर्य के प्रकाश वहाँ पे डायरेक्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सतह जो होती है गर्म हो जाती है। जब सतह गर्म होगा तो हवा ऊपर उठने लगेगी। जैसे ही ऊपर उठने लगे तो वो ठंडी क्षेत्र की ओर जाने लगेगी। ठीक है, यानी कि समुद्र की ओर प्रवाह होने लगेंगी, और जो समुद्र की हवाएं हैं साथ ही साथ में ही यहाँ पर भी आने लगेंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस प्रक्रिया में बहुत सारा समुद्र से जलवाष्प भी आता है, उसी को बोलते हैं मानसून हवाएं, और इसी के कारण उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आपका आता है चक्रवात। चक्रवात क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया है कि निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवाएं अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है, उसे चक्रवात कहलाते हैं। चक्रवात आपको पता होना चाहिए कि चक्रवात जब भी होगा वो समुद्र के किनारे ही होगा, क्योंकि क्या होता है कि समुद्र, तो जैसे मान के लिए यहाँ पे ये समुद्र का क्षेत्र है जिसमें पानी भरा हो, और थोड़ी ही दूर पर ये पृथ्वी का क्षेत्र है। तो यहाँ से क्या होगा कि हवा ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हवा जैसे ही ऊपर उठना स्टार्ट होगा, जो ठंडी हवाएं हैं इसका जगह को फिल करने के लिए यहाँ पे आएंगी, और ये हवाएं इतनी तेज आती हैं, इतनी तेज आती हैं कि यहाँ पे गर्मी होकर फिर ये ऊपर उठने लगते हैं, और ये प्रक्रिया मतलब एक प्लेट वाइज चलने लगती है, एक कुंडली के रूप में ले लेती हैं, और हवाएं यहाँ पे तेज राउंडेड फॉर्म में जमा होने लगती हैं, घूमने लगती हैं। इसी को चक्रवात बोलते हैं, समझ गए होंगे। जो हरिकेन चक्रवात है यहाँ पे, जो हरिकेन चक्रवात है उत्तरी अमेरिका का है, और जो टाइफून चक्रवात है वो पूर्व एशिया का है। ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, आते हैं अगला चैप्टर में। अगला चैप्टर यहाँ पे अगर के देखिएगा आपका, जिसका नाम है जलवायु और अनुकूलन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। जलवायु और अनुकूलन से मौसम जो होता है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन के वेग में प्रतिदिन परिवर्तन वहाँ का मौसम कहलाता है। और जो देखिए मौसम जो होता है वो टेम्पररी चीज़ हो गई, ठीक है। और जो एक होता है मानसून, जो मानसून जो होता है वो लंबे समय तक चलने वाली क्रिया है, वो मानसून हो गया। मौसम क्या हुआ, कुछ मतलब समय के लिए होने वाली प्रक्रिया मौसम कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, बच्चों को समझाना होगा स्कूल में।
साइबेरियाई क्रेन जो साइबेरिया से भारत में राजस्थान एवं हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में प्रवास करने के लिए आते हैं। सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो साइबेरियाई क्रेन होते हैं भारत के किस अभ्यारण्य में आते हैं, तो याद रखिएगा सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो कि राजस्थान और हरियाणा में स्थित है वहाँ पे आते हैं। जो राजस्थान का केवलादेव अभ्यारण्य है दोस्तों, वहाँ पर भी आते हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में देख लेते हैं कि क्या कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 9 में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है। गंदे जल का निपटान यानी कि बताया गया है कि जैसे अपने घर के अगल बगल में गंदे पानी का जमाव नहीं करना चाहिए, समय समय पर उसमें तेल का छिड़काव करना चाहिए, यही सब चीज़ें जो कि आपका बीपीएससी से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 13, सॉरी 9 के बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो इसमें भी नॉर्मल सी बातें दी गई है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये सब जूनियर क्लास का है ना, तो इसमें जो कंटेंट भी है जूनियर वाला ही है, यहाँ से समझ विकसित कराना है। ठीक, जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है इसकी खोज किसने किया गया था, तो ऑस्टेड ने किया गया था। याद रखिएगा ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 में जिसका नाम है रेस से वस्त्र की तक में, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो अंगोरा ऊन होती है वो अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त किया जाता है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है। लास्ट ईयर है जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था 3rd लेवल का एसएससीजीएल का, ठीक है दोस्त। तो उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे सीजीएल में ये सवाल पूछा गया था कि जो अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो बकरी से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 12 दोस्तों। चैप्टर नंबर 12 के यहाँ पे जो नाम है चैप्टर नंबर 12 का अम्ल क्षार और लवण नाम है। ठीक है, तो अम्ल क्षार लवण से देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। लिटमस जो होती है लाइकेन नामक फफूंद और शैवाल के कॉलोनी के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है यहाँ पे, याद रखिएगा कि जो लिटमस होता है वो किससे बनाया जाता है, तो लाइकेन और फफूंद, लाइकेन जो होता है लाइकेन नामक फफूंद और शैवाल के दोनों को एक्सट्रैक्शन से बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दिया गया है एक पॉइंट कि कौन से अम्ल में, कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो TRE 1 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था आपसे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये दिया गया है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वहाँ पे टाट्रिक मार के आप एक नंबर यहाँ से बना सकते हैं। तो जो सिरका में पाया जाता है मित्र वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। चिंटी के डंक में जो पाया जाता है वो है फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है नींबू या संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। और जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो पालक में पाया जाता है, इसमें आयरन की भी मात्रा होती है। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो वो आंवला में भी पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। बी और सी को ही मुख्य रूप से एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। और इमली, अंगूर, कच्चा आम इत्यादि में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा मुख्य रूप से पूछ देता है, कभी आप लोग सब भूल जाते हैं कि जो कच्चा आम होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, चलते हैं आपका अगला पॉइंट के ऊपर में। यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आपका, अगर कि आपको दिखाई दे रहा होगा अगला पॉइंट, तो कि दांतों का जो क्षय होता है अम्ल के कारण होता है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा जो क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये VVI है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि अम्ल का क्या काम है। जो अम्ल होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जो क्षार है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक, अम्ल स्वाद में खट्टा एवं क्षार में जो होता है कड़वा होता है। स्वाद में अम्ल कैसा होता है, वो खट्टा होता है, और जो क्षार होता है वो कड़वा होता है। अब उनका जो स्पर्श होता है साबुन के जैसा स्पर्श होता है। क्षार के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्लास 12 में बस उतना ही आपका दिया गया था। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है आपका, कि यदि मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे बालुई मिट्टी बोलते हैं। बालुई मिट्टी का मतलब
बहुत ही ईजी पहचान है यहाँ पे कि अगर के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कण हैं, छोटे कण के मुकाबले में बड़े कण ज़्यादा मात्रा में है, तो वो बलुई कण है, याद रखिएगा, बलुई मिट्टी है। बल्कि चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें सूक्ष्म कणों की मात्रा अधिक होती है, तथा जो दोमट मिट्टी होती है दोस्त, उसमें बड़े एवं छोटे कणों की मात्रा लगभग दोनों में समान होती है। तो यहाँ पे 3 तरह का आप लोग देखें, मिट्टी की पृथ्वी की सतह पर एक में तो एक छोटा होगा एक बड़े होगा। अगर के इसका मात्रा अधिक है तो ये बलुई मिट्टी हो गया, ठीक। अगर के छोटका की मात्रा अधिक है और ये बड़का कम है तो ये हो गया आपका चिकनी मिट्टी हो गया, जैसे कि हमने बताएं। और एक आता है कि जो जितना बड़का है उतना ही छोटका भी है, यानी कि दोनों का मतलब यहाँ पे साइज सेम है, तो उसको बोलते हैं दोमट मिट्टी, आप लोग याद रखिएगा। लगभग ये दोनों कणों का, यानी कि जितना बड़का होता है छोटका, दोनों की मात्रा बराबर होता है, बड़ा कण और छोटा कण का, तो वो होता है दोमट मिट्टी, ठीक। अगला पॉइंट यहाँ पे कि पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है, क्योंकि उसमें छोटे कण और बड़े कण दोनों एक जैसे समान होते हैं। इसमें जल धारण की क्षमता होती है, इससे खिलौना, बर्तन एवं मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे सवाल कि मूर्तियों के बनाने में कौन सा मिट्टी का यूज किया जाता है, तो लाजमी सी बात है भाई, मिट्टी वही यूज करेंगे जो अच्छे से मतलब सना जाए, यानी कि जिसमें कण की मात्रा दोनों बराबर हो, यानी कि दोमट मिट्टी हो, सिंपल बात है। चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी में गेहूं, मक्का, धान और चना आदि का खेती होता है, जबकि दोमट और बलुई मिट्टी में मसूर, अरहर और आलू जैसे यहाँ पे फसलों का यहाँ पे खेती किया जाता है। अगला आता है अपर्दन। अपर्दन क्या है कि पानी, हवा अथवा बर्फ के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है। मान के चलिए यहाँ पे बाढ़ आया, ठीक। बाढ़ से क्या होता है कि जिस क्षेत्र में आता है वहाँ की मिट्टी कहीं दूसरा जगह ले जाकर टाल देती है, तो इसी क्रिया को बोलते हैं अपर्दन। सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखा कीजिए आप लोग। अगला यहाँ पॉइंट निकल कर आता है कि चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक। अगला पॉइंट नहीं, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त, और अगला चैप्टर है यहाँ पे पौधों में समूहन। तो यहाँ पे हम पौधों में समूहन के बारे में देखेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ आपका दिया गया है। जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने का कार्य जाइलम करता है। पता होगा कि मतलब पौधा में जल का प्रवाह किसको के द्वारा किया जाता है, तो वो जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है, तथा भोजन का जो प्रवाह किया जाता है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम के जाइलम जैसे लिख दिए यहाँ पे, तो जाइलम से याद रखिएगा, जल होता है, जल का संचार करता है पौधों में जाइलम, तथा जो फ्लोएम होता है वो खाना का आपका यहाँ पे खाना लिख दिया, यहाँ पे खाना का ये प्रवाह करता है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाया। मैं क्लास 6 में ही बता दिया हूँ। दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर हाई होती है, रात जबकि, ठीक है, दिन में जो वाष्पोत्सर्जन की चीज होगी वो हाई होगी, जिसमें तापमान भी वहाँ पे हाई होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है आर्द्रता वाले मौसम में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी, ठीक। अब यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 14 भी समाप्त होता है, उसमें उतना कुछ चीज़ नहीं थी। अब स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है जीवों में श्वसन, ठीक। ऑक्सीजन अंदर लेना उसे अंत इनहेलेशन बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना एक्सहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, तो ये चीज़ उतना वो कोई खास नहीं है, सबको पता है। सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। एंजाइम है, एक प्रोटीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके कई बार सवाल में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है एंजाइम क्या है, बहुत सारे लोग कुछ और मार के आ जाते हैं और हो जाइएगा आप गलत। तो एंजाइम याद रखिएगा, एंजाइम एक प्रोटीन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का एल्कोहल में अपघटन किण्वन कहलाता है, ये चीज़ याद रखना चाहिए। ईस्ट का प्रयोग जो होता है अंग्रेजी शराब और पाव रोटी, बिस्कुट उद्योग आदि में किया जाता है। अमीबा और जो पैरामीशियम होता है दोस्तों, शरीर के सतह से विसरण द्वारा श्वसन करता है। अमीबा और पैरामीशियम कैसे श्वसन करता है, शरीर के सतह
के द्वारा, विसरण के द्वारा, याद रखिएगा ये दोनों में पूछ सकता है सवाल कि अमीबा कैसा श्वसन करता है, विसरण के द्वारा। केचुआ जो श्वसन करता है त्वचा द्वारा करता है, मतलब उस पर जो वात छिद्र होते हैं उससे सांस लेता है। तेल चट्टा शरीर के छिद्र से करता है, और जो मछली होती है वो गिल्स से करते हैं, कल भी बताया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जिसका नाम है प्रकाश। ये जूनियर लेवल है, इसलिए यहाँ पे उतना आपका पॉइंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, सबको पता है। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी और आकार में वस्तु से छोटा होता है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें कन्फर्म हो गई होंगी आपके। और उसके बाद यहाँ से चीज़ जो चल रही है चैप्टर नंबर 17 यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है पौधों में जनन। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है आपका पौधे में जनन में। अगर के पहला पॉइंट देखिएगा इस चैप्टर में, तो पौधे में जड़ें, तना, पत्तियां होती है, इन्हें कायिक अंग बोलते हैं। ठीक है। अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे कलम के द्वारा। पता होगा कोई चीज़ पौधे होते हैं जो बीज नहीं देते हैं, तो आखिर उन लोग का प्रोडक्शन कैसे होगा भैया, वो मतलब नए नए जगह पर कैसे उगाए जाएंगे। तो उसमें से क्या होता है, उसका तना को काट कर कहीं दूसरी जगह रोप दिया जाता है और वो वहाँ पे उग जाता है, उसी को बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक, समझ गए होंगे। जो मुकुलन वो होता है, बडिंग जिसको बोलते हैं, ईस्ट का जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। शैवालों का जो जनन होता है वो खंडन के द्वारा होता है। ठीक है। मॉस तथा जो फर्न पौधे होते हैं दोस्तों, उनका जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये सब VVI है, आप तो वीडियो देख रहे हैं तो आप सुन के निकल लीजिएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि PDF सबको लेना अनिवार्य है, बाकी बार बार आप वहाँ से रिवीजन कर लें। और यहाँ पे जैसे बताया गया है कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक, निषेचन के बाद बीजांड से बीज और तथा अंडाशय से फल बनता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीजांड से क्या बनता है, बीज, और अंडाशय से फल बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इस चैप्टर का क्लास 7 का हम लास्ट चैप्टर में यहाँ पे आ गए हैं, जिसका नाम है जंतुओं में रक्त परिसंचरण या उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो ये VVI है, इसमें क्या कुछ पॉइंट दिया गया है आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। किसी स्वस्थ व्यक्ति के स्पंदन दर जो होता है वो 72 से 80 बार होता है। अगर कि आपका दिल का धड़कन 72 से 80 बार से ज़्यादा धड़कने लगा है, तो समझ जाइए बच्चा कि गलत रास्ते पर तुम जा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा धड़कन तेज हो रहा है। ठीक, नॉर्मल इंसान का जो धड़कने का चीज़ है वो 72 से 80 बार ही धड़केगा। अगर कहीं इससे कम आ गया तो समझिए कि यूँ भी प्रॉब्लम है। जो मेरा सीना का धड़कन है, मैं अपना बताता हूँ, मेरा 59 था। मेरा जब मेडिकल हो रहा था उस समय हमको यहाँ पे बाहर कर दिया गया था कि आपका जो हार्ट बीट है बहुत ही एवरेज से भी बिलो है। फिर वहाँ पे एक कमेटी बनती है हायर डॉक्टरों का, उसके बाद हमारा चेक करके वहाँ पे फिट दिया गया था। ठीक है, कहीं बताएंगे ये सब बाद में हम। अगला पॉइंट है यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स, जो धमनी होती हैं, हृदय से ऑक्सीजन सहित जो रक्त होती हैं शरीर के सही भागों में ले जाती है। ठीक, हृदय से दूसरे जगह यानी कि शरीर के अन्य भागों में जिसमें ऑक्सीजन होता है। और जो वेन्स होते हैं, जो शिराएं होती है, जो नस भी बोलते हैं, रक्त को अंग से हृदय की ओर लेकर जाते हैं, मतलब हार्ट की ओर लेकर जाती हैं। इसमें जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल के आता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा ये चीज़ किया गया था। ठीक, अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे कि स्पंज एवं हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है, इसलिए उनमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। परिसंचरण तंत्र वहीं होगा जहाँ पे बबुआ ब्लड पाया जाएगा, ये चीज़ याद रखना। किडनी हो गया, जिसको गुर्दा ब्रिक भी बोलते हैं, एक उत्सर्जन अंग है। इसी के द्वारा शरीर में जितना भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ हैं बाहर निकलते हैं। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 82.5% अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ठीक, तो यह चीज़ याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जा चुका है कि मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.5%। अगला पॉइंट यहाँ पे अब आता है आपका कि गुर्दे का मुख्य कार्य जो होता है शरीर में पानी तथा नमक का
बैलेंस बना के रखना, सामान्य मात्राएं बनाए रखना, यही काम है गुर्दे का काम, यानी कि किडनी का काम है। डायलिसिस क्या होता है? किडनी से संबंधित है, खराब होने पर उसको चेंज करने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ठीक, और यहाँ पे आपका यहाँ पे क्लास जो है, जो अभी पढ़ रहे थे क्लास 7 का दोस्तों, SCIENC आपका यहाँ पे होता है इंड। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आपको? अगर यहाँ तक वीडियो देखते आ गए हैं तो कैंग्रेचुलेसन्स, आप बहुत ही सिंसियर हैं और बहुत ही सफलता के नज़दीक है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए तथा वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। बाय बाय।